सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। बोलो वैल्यू इन यूज क्या होता है, वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है, दोनों के बीच का फर्क क्या होता है। उसका प्राइस क्या रहेगा, कम, और उसका जो यूटिलिटी रहेगा वो ज़्यादा। मतलब कहने से ऐसे कमोडिटी का एग्जाम्पल हो सकता है वाटर। वाटर का यूटिलिटी ज़्यादा है पर वाटर का जो प्राइस हम पे करते हैं वो कम है। ऐसे गुड्स को बोलते हैं फ्री गुड्स। फ्री गुड्स वो होते हैं जो इकोनॉमी में, नेचर में फ्रीली अवेलेबल है। सो डैश गुड्स हैव वैल्यू इन यूज़, free goods have value in use, whereas economic goods have value in exchange। ऐसा कुछ याद है मैडम आपको? आप पहला लेक्चर बैठे हैं, आपने इसके पहले के लेक्चर्स ही नहीं बैठा है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले हैं आपको? क्यों नहीं मिले हैं? तो मांगना पड़ेगा ना बेटा, नहीं दिया जाने दो। हम आज कुछ नया ही शुरू करते हैं। तो बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 टाइप का होता है। सबसे पहला जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोडक्शन? सुना है कभी ये शब्द? तो बताइए प्रोडक्शन का मतलब क्या? जो प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोडक्शन होता कैसे है? वो प्रोडक्शन हुआ कि एक्सचेंज हुआ? करेक्ट प्रीशा। कहना से प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। कॉटन है, कॉटन से बना शर्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल वीट है, वीट से बना फ्लावर, फ्लावर नहीं फ्लावर, आटा बनता है ना आटा। तो रॉ मटेरियल क्या है? वीट। आटा क्या है? फिनिश गुड। कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल। शर्ट क्या है? फिनिश गुड। रबर क्या है? रॉ मटेरियल। टायर क्या है? सो प्रोडक्शन का काम होता कैसे है? प्रोडक्शन इज कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, या तो इट इज कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। अब जब भी हम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं बेटा, प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द पावर ऑफ द कमोडिटी टू सैटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। मुझे प्यास लगा है तो मेरा वांट है प्यास बुझाना। पानी, मेरा वांट है कि पानी वो कमोडिटी है जिससे मेरा प्यास बुझेगा। मुझे प्यास लगा है तो मेरा वांट क्या है? प्यास बुझाना। प्यास बुझाने के लिए मैं क्या पिएगा? तो पानी मेरा वांट है कि पानी वो कमोडिटी है जिससे मेरा प्यास बुझेगा? पानी वांट है, पानी कमोडिटी, पानी एक चीज है ना। तो पानी कमोडिटी है जिससे मेरा प्यास बुझेगा। आपको पढ़ना है तो आपका वांट क्या है? बुक्स वांट है कि बुक एक कमोडिटी है? तो आपका वांट क्या है? टू स्टडी। टू स्टडी इज योर वांट। बुक्स आर द कमोडिटी विच विल सेटिस्फाई योर वांट। मुझे भूख लगा है, मेरा वांट क्या है? भूख को मिटाना। टू सेटिस्फाई माई हंगर इज माई वांट। किसने सेटिस्फाई किया? वड़ा पाव। वड़ा पाव मेरा वांट है कि वड़ा पाव कमोडिटी है? मैडम आपको कमोडिटी का मतलब समझते हैं?
कमोडिटी का मतलब समझता है, इसीलिए आपको पूछ रहा हूं। कमोडिटी का मतलब होता है गुड। तो वड़ा पाव क्या है? कमोडिटी है। बुक क्या है? कमोडिटी है। पेंसिल क्या है? कमोडिटी है। आपका हेयर क्लिप क्या है? कमोडिटी है। कपड़ा क्या है? कमोडिटी है। बॉटल क्या है? कमोडिटी है। पानी क्या है? कमोडिटी है। भूख लगा है, वांट है। प्यास लगा है, वांट है। ठंडी लग रहा है, ठंडी से बचना है, वांट है। बाल को टाई करना है, बाल को टाई करना है, ये क्या है? वांट है। लिखना है, वांट है। सोना है। तकिया कमोडिटी है। बुक, मेरे को मेरे पास जो पेन और पेंसिल है उसको ऑर्गेनाइज करना है, और ऑर्गेनाइजेशन कमोडिटी है। कौन सा कमोडिटी है? ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करना कमोडिटी है कि वांट है? ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने पाउच खरीदा। पाउच क्या है? तो प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या वांट और वांट सेटिस्फाइंग पावर सेम है कि अलग अलग है? मेरा वांट और कमोडिटी, क्या ये दोनों सेम है? वांट अलग, वांट सेटिस्फाइंग पावर अलग। वांट किसका होता है? ह्यूमंस का। वांट किसका होता है? ह्यूमंस का। वांट सेटिस्फाइंग पावर किस में होता है? कमोडिटी में होता है। तो क्या मैं इस क्लासरूम में कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? क्या इस क्लासरूम में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है? क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सर्विस। मैं आपको क्या दे रहा है? गुड दे रहा हूं कि सर्विस दे रहा हूं? गुड्स और सर्विसेज का फर्क पता है मैडम? नहीं पता है ना बोल दो। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ सर्विस। मैंने आपको ये रिमोट दिया, तो ये सर्विस है। बेटा गुड्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इनटेंजिबल। ये बॉटल गुड है, पर इस क्लासरूम में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो गुड है कि वो एक सर्विस है? सर्विस है। हम ओला उबर के कैब्स में ट्रैवल करते हैं, गाड़ी क्या है? गुड है। पर उस ड्राइवर ने जो मुझे घर तक छोड़ा उसने मुझे क्या दिया? सर्विस दिया। सो बेटा गुड्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इनटेंजिबल। क्या बोला? गुड्स आर, सर्विसेज आर इनटेंजिबल। बराबर। सिंगिंग ये एक सर्विस है, टीचिंग एक सर्विस है। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आप गुड्स, फिनिश गुड्स बना रहे हो, आउटपुट बना रहे हो कि एक सर्विस डिलीवर कर रहे हो? तो अगर एक कॉन्सर्ट चल रहा है, कॉन्सर्ट के अंदर एक सिंगर आकर गाना गा रहा है, तो वो गाना गाने का जो काम है, क्या उससे कोई गुड क्रिएट हो रहा है कि सर्विस क्रिएट हो रहा है? सर्विस क्रिएट हो रहा है। तो मैडम प्रोडक्शन का मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या वांट और वांट सेटिस्फाइंग पावर सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। वांट किसका होता है? ह्यूमंस का। वांट सेटिस्फाइंग पावर किस में होता है? कमोडिटी में। प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, या तो कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। बेटा ये जो रॉ मटेरियल है उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने होते हैं? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4। सबसे पहला होता है लैंड, दूसरा चाहिए लेबर, तीसरा धंधे में क्या चाहिए? कैपिटल, और धंधे को चलाने वाले को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो बिजनेसमैन। सो बेटा कहना इसे प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स और इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन करने के लिए जो लोग लगते हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन आते हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब बेटा जब हम लैंड के बारे में बात करते हैं तो बेटा नॉर्मल गाउटी गवारों के लैंग्वेज में लैंड क्या है? जमीन। बट इकोनॉमिक्स ऑर्डिनरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? इकोनॉमिक्स बोलते ही है। इकोनॉमिक्स की भाषा नॉर्मल भाषा से अलग है। जो नॉर्मल लोगों को लगता है कि लैंड का मतलब जमीन, इकोनॉमिक्स का मतलब लैंड इज एनीथिंग विच इज ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। पर वो एक नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए। कौन सा रिसोर्स होना चाहिए? बता। अब अगर मैं तेरे को बोलूं जमीन लैंड है, वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो इसमें अपने को डाउट नहीं है। पर इकोनॉमिक्स की भाषा में क्लाउड्स भी लैंड है। सर क्लाउड्स लैंड कैसा हो सकता है? कि लैंड, क्योंकि लैंड का डेफिनेशन क्या बताया आपको? लैंड इज एनीथिंग विच इज ऑन द सरफेस, विच इज above the surface or which is below the surface of the earth, but it should be a natural resource। तो क्लाउड्स किसने बनाया? क्लाउड को मैंने बनाया? नहीं। क्या क्लाउड्स को ह्यूमंस ने बनाया? कैन आई से क्लाउड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड? क्लाउड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो कौन सा रिसोर्स? तो इकोनॉमिक्स की भाषा में बादल भी लैंड है, बारिश लैंड, क्योंकि मैं थोड़ी गया ऊपर जाकर, मैंने कुछ नहीं किया। तो इकोनॉमिक्स में एयर लैंड है, क्लाउड्स लैंड है, बारिश लैंड है, सनलाइट मून शाइन लाइट है, लैंड है, बर्ड्स लैंड है, गोल्ड सिल्वर मैंने प्रोड्यूस किया, तूने प्रोड्यूस किया, कि नेचर में अवेलेबल है। जो भी नेचर में अवेलेबल है वो लैंड है। जमीन के नीचे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वो छोड़, हाथ लगा, ये अभी क्या राइम गाने का है अपने को। तो मछली भी लैंड है। क्यों? क्योंकि मछली को नेचर ने बनाया है। सो बेटा इकोनॉमिक्स की भाषा में लैंड इज अ डैश रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ डैश गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बराबर। लैंड इज एनीथिंग विच इज ऑन, अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। और बेटा लैंड को रिटर्न में क्या मिलता है? रेंट। भाड़ा भरना पड़ता है ना लैंड के लिए, तो कहना इसे लैंड का रिवॉर्ड रेंट है। अब हाँ, वो भी लैंड। तो माइंस जो है, माइंस के अंदर गोल्ड रहेगा, सिल्वर रहेगा, डायमंड्स रहेगा, कोल रहेगा, इसको हम बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया। तेरे माँ बाप ने बनाया? नहीं। ह्यूमंस ने नहीं बनाया, मैन मेड नहीं है, नेचर का है। तो जो भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है वो सब हम किधर कंसीडर करते हैं? लैंड। क्योंकि जो जमीन होता है, जो बेसिक डेफिनेशन है लैंड का, वो क्या है? कि लैंड इज द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। तो आज ये जो लैंड हमने लिया है उसके ऊपर रेंट तो भरना पड़ेगा ना। लैंड के ऊपर बनाया बिल्डिंग,
बिल्डिंग के अंदर बनाया क्लासरूम, ये क्लासरूम में मुझे तेरे को कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो रिवॉर्ड फॉर लैंड इज रेंट। तू घर खरीदेगा तो घर के ऊपर तुझे क्या भरना पड़ेगा, भाड़ा। भाड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंट। वैसे ही एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसका नाम क्या है, लेबर। अब जब मैं लेबर का बात करता हूं तो मुझे बताइए क्या लेबर और लेबरर सेम है? लेबर म्हणजे कोण, काम। काम को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। लेबरर म्हणजे कोण, काम करनारा, मतलब वर्कर। तो मैं कौन हूं? नहीं, इन दोनों में से मैं कौन हूं, वर्कर। वर्कर मतलब लेबरर। जो मैं कर रहा हूं वो क्या है, मेरा वर्क। सो लेबर को हम बोलते हैं ह्यूमन। हिमेश रेशमिया, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। सो कैन आई से लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, लेबर इज अ ह्यूमन रिसोर्स। लेबर को रिटर्न में क्या मिलता है, वेजिस, पगार मिलता है ना। पगार को क्या बोलते हैं, वेजिस एंड सैलरीज, मजूरी। पगार सैलरी को बोलते हैं। तो जो दो टाइप के लेबरर, स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है। जो स्किल्ड लेबरर है उसके लिए क्या आएगा, जो अनस्किल्ड लेबरर है उसके लिए, देख जो भी जॉब करता है उसको सैलरी मिलता है, मेरे को फी मिलता है, और जो आवरली काम करता है उसको मजूरी मतलब वेजिस मिलता है। सो एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा है कैपिटल। बेटा कैपिटल को नेचर ने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया कि मैन मेड? मैन मेड रिसोर्स है, आर्टिफिशियल रिसोर्स है। जैसे कि ये बेंच, क्या ये बेंच लैंड है? नहीं। क्या ये बेंच लेबर है? नहीं। तो ये बेंच क्या है, ये कैपिटल है। कैपिटल वो चीज होती है जो बिजनेस में इस्तेमाल होती है। क्या बोला, कैपिटल वो चीज है जो बिजनेस में यूज होता है। तो ये एसी कैपिटल है, ये प्रोजेक्टर कैपिटल है, ये लैपटॉप, स्क्रीन, कीबोर्ड, ये जितना भी क्लासरूम में तुमको जो भी दिख रहा है सब कैपिटल है। कैपिटल ये भगवान ने बना कर दिया है कि इंसान ने बनाया? हमने बनाया मतलब मैन मेड रिसोर्स, या तो हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्स। ये कौन सा रिसोर्स, या तो मैन मेड रिसोर्स। और कैपिटल को रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। फिर आता है एंटरप्रेन्योर। कहने से एंटरप्रेन्योर इज अ स्किल्ड लेबर, तो इसीलिए तो वो स्किल्ड है ना, क्योंकि ये कहना से वो एक ऐसा आदमी है जो पूरे धंधे को संभाल रहा है। भले ही पढ़ा लिखा नहीं है पर उसमें वो स्किल है कि वो धंधे को कैसे कर सकता है। सो कहना से एंटरप्रेन्योर भी एक कौन सा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। पर ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये स्पेशल काइंड का है, क्योंकि ये पूरे धंधे को मैनेज करता है, और इसके लिए इस रिसोर्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट। सो बेटा हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला नाम क्या आया, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या वांट और वांट सेटिस्फाइंग पावर मैचिंग मैचिंग है? नहीं। वांट ह्यूमन का है, वांट सेटिस्फाइंग पावर कमोडिटी का है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड वांट सेटिस्फाइंग पावर? वांट इज ऑफ अ ह्यूमन whereas want satisfying power is of a commodity. Are we clear? Are you sure? प्रोडक्शन करने का प्रोसेस क्या है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। ये बराबर तो बॉटल्ड वाटर इज एन इकोनॉमिक गुड, रिवर का वाटर इज अ फ्री गुड, बराबर।
So, what is the process of production? Converting raw materials into or converting input into, and this is the process. अब ये जो input है उसको क्या बोलते हैं? Factors of production. Factors of production कितने होते हैं? 4. Land, labor, capital, entrepreneur. लैंड को रिटर्न में क्या मिलता है? रेंट. लेबर को क्या मिलता है? वेजेस. कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर क्या लेकर जाता है? प्रॉफिट. कैन आई से लैंड इज अ डैश रिसोर्स. It is a free gift of nature. Land is anything which is on, above or below the surface of the earth, but one condition, it should be a natural resource. Labor and the laborer are not the, labor is the work. Laborer is the worker. So can I say labor is the work or effort provided by the laborer. लेबरर को रिटर्न में जो मिला वो वेजेस. लेबरर अलग अलग टाइप का हो सकता है, स्किल्ड या तो अनस्किल्ड. स्किल्ड लेबरर, अनस्किल्ड लेबरर. देन लेबरर कैन बी फिजिकल और मेंटल. मैं ये जो काम क्लासरूम में कर रहा हूँ उसमें फिजिकल एफर्ट ज़्यादा है कि मेंटल एफर्ट ज़्यादा है? तो मैं कौन सा लेबरर? मेंटल. मेरे को मेंटल बोलते हैं साले, खोपड़ी पड़ेगा तेरा. सो कैन आई से मैं एक मेंटल लेबरर, मतलब यूज ऑफ ब्रेन. पर स्किल्ड भी बोल सकता है तू. बट जो ऑफिस बॉय है हमारे पास वो मेंटल लेबरर है कि स्किल्ड फिजिकल है? फिजिकल लेबरर है. ही कैन बी स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड. फिर आया कैपिटल. कैपिटल कौन सा रिसोर्स है? आर्टिफिशियल या तो मैन मेड रिसोर्स. कैपिटल इज एनीथिंग विच इज यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस. बिजनेस के लिए लगता है पैसा, पैसे पर भरना पड़ेगा इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर इज द कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री. क्या बोला? एंटरप्रेन्योर इज द कैप्टन. क्यों? क्योंकि वो पूरे टीम को ऑर्गेनाइज करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, पूरे धंधे को कोऑर्डिनेट करता है, धंधे के अंदर इनोवेशन लेकर आता है. सो एक एंटरप्रेन्योर स्पेशल टाइप का ह्यूमन रिसोर्स है, इसीलिए उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट. क्या ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट इज बाय द नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है. हमको क्या लगता है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स. क्या बोलते हैं? कैन आई से फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसा देना पड़ेगा. जो पैसा अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स. तो दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन किसका? इनकम का. फिर तीसरा फैक्टर या तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बाय द नेम ऑफ एक्सचेंज. बेटा हम जब एक्सचेंज का बात करते हैं तो मॉनिटरी एक्सचेंज का बात करते हैं, बार्टर सिस्टम का बात करते हैं. मैं ये बॉटल के बदले में वो बॉटल लेगा, ये भी एक्सचेंज है, पर पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ, फुकट का एक्सचेंज हुआ. सो कैन आई से बार्टर सिस्टम को हम एक्सचेंज में कंसीडर करते नहीं है. व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज इज गिव एंड टेक. दिया देख, सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब एक्सचेंज के लिए क्या होना चाहिए? देयर शुड बी सेल एंड देयर शुड बी परचेस. और कौन सा ट्रांजैक्शन होना चाहिए? इट शुड बी अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. तो बताओ आपने इस क्लास में एडमिशन लिया क्या? तो आपने पैसा दिया रहेगा, उस पैसे के बदले में आपको ये सर्विस मिल रहा है ना, तो एक्सचेंज हो गया. एंड फाइनली एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका नाम है कंजम्पशन. बेटा प्रोडक्शन के वजह से क्या हुआ था? क्रिएशन.
बोल बेटा, अगर ये पानी का बॉटल बनेगा तो इसमें यूटिलिटी आएगा, पर अगर मैं पानी कंज्यूम किया, क्या किया, तो यूटिलिटी बढ़ गया कि कम हो गया? पहले इतना था, अब कम हो गया, मतलब इस बॉटल का कैपेसिटी कम हो गया. सो व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी. पर यूटिलिटी तो डिस्ट्रॉय हो गया ना. इस कमोडिटी का यूटिलिटी पहले ज्यादा था, अब इस कमोडिटी का यूटिलिटी कम हो गया. सो इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी. सो टोटल कितने कॉन्सेप्ट्स आए बेटा? 4. पहले का नाम प्रोडक्शन, दूसरे का नाम डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरे का नाम एक्सचेंज, और चौथे का नाम, अच्छा हम कंजम्पशन क्यों करते हैं? वी कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. और एक कंज्यूमर को कौन से लेवल का सेटिस्फैक्शन चाहिए? लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो आप आज जब क्लास में आए हो तो आपका उम्मीद क्या है कि भले ही ये मेरा पहला लेक्चर हो पर मेरे को जो भी पढ़ाया जाए वो समझ में आना चाहिए. तो जब आप क्लासरूम में बैठते हो तो आपका डिज़ायर क्या है कि आपका वांट सेटिस्फाई हो. इकोनॉमिक्स में ये 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी है. चारों का नाम क्या? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन. Are we clear? I want you to read this question from the textbook and ask me a doubt if you have any. If not, we will study one more answer for the day and we are done for the day. बोलो. जाने दे, पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर वो लोगों ने पैसे का एक्सचेंज के बारे में बात किया है, यहाँ पर प्रोडक्शन के बारे में बात चल रहा है. तो आई एम वेरी क्लियर, इफ यू डोंट बिलीव इन मी, डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स into the segments of the society. Factors of production claim their rent, wages, interest, profit through the process of distribution. बराबर. करेक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होएगा तो एक्सचेंज होएगा, एक्सचेंज होएगा तो पैसा मिलेगा, वो जो पैसा मिलेगा उससे अपन इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. बराबर. स्टार्ट. यू हैव 10 minutes टू कंप्लीट दिस आंसर. आपको मिला मैडम? ये पेज पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात किया हुआ है. इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन. और ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ से पढ़ना है. पढ़ो. ए जूम क्लास, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डिफिकल्टीज, एनी डाउट्स? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. जूम क्लास अगर समझ में आया है तो भी रिप्लाई दे दो, अंडरस्टूड. नहीं समझ में आया है तो रिप्लाई दे दो, सर दिस कॉन्सेप्ट नॉट अंडरस्टूड. ओके हर्षी, थैंक यू. व्हाट अबाउट प्रीशा, सानिध्य, गरिमा, साक्षी एंड प्रणव? सो प्रीशा का एक सवाल आया, देन ह्यूमंस आर कंसिडर्ड लैंड. बेटा ह्यूमंस कैन नॉट बी लैंड. मैं नेचुरली थोड़ी क्रिएट हुआ है, मैं तो मेरे माँ बाप का एफर्ट है ना. एम आई क्रिएटेड नेचुरली और एम आई क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस? सो प्रीशा ऐसा थोड़ी है कि मेरी माँ एक दिन धूप में बाहर गई, सूरज की किरणों ने मेरी माँ को छुआ, पानी की कुछ बूंदें गिरी और मैं क्या फोटोसिंथेसिस से पैदा हुआ है?
सो इकोनॉमिक्स के अंदर ह्यूमंस को एक अलग दर्जा दिया गया है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमंस लैंड नहीं है, लैंड नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमंस मतलब लेबरर ह्यूमन रिसोर्स। ओके साक्षी, ओके प्रीशा, ओके प्रणव, थैंक यू सो मच, थैंक यू गरिमा, सानिध्य, आई होप यू आर ऑल्सो क्लियर। ओके सानिध्य, पर इसीलिए तो बोला कि इज इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स, कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस। तो हमको एक अलग दर्जा दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स का। ऐसा तो फिर क्या करूँ, एनिमल रिसोर्स, बर्ड रिसोर्स, सबका अलग अलग नाम तो नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने नेचुरल रिसोर्स बोला और ह्यूमंस को हमने ह्यूमन रिसोर्स बोला, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमंस के लिए एक स्पेशल कैटेगरी क्रिएट किया गया। तो रेंट भी तो ऐसा ही होता है, जिसके पास लैंड रहेगा उसको ही रेंट मिलेगा। धंधा कैसा करेगा अगर कैपिटल नहीं रहेगा तो ये सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छे ही है। अच्छा और बुरा का बात थोड़ी होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही बात होता है कि धंधा कैसा करने का है, प्रोडक्शन कैसा करने का है, पैसा कैसा कमाने का है, कंजम्पशन कैसा होता है। सो अच्छे और बुरे की तो बात ही नहीं है। सिगरेट अच्छी नहीं है फिर भी लोग कंज्यूम तो करते ही है ना, दारू अच्छा नहीं है फिर भी लोग बेवड़ा मार के बैठते ही है। तो इकोनॉमिक्स डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सर्टन लेवल ऑफ टारगेट दैट वी वांट टू अचीव। सो अगर मेरे को आज बिजनेस करने का है तो मैं कैपिटल के बिना बिजनेस कैसा करूँ। आज अगर इस क्लासरूम के अंदर बेंच नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, स्क्रीन नहीं है, तो प्रोडक्शन कैसा होएगा। तो क्या प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल लगेगा। खत्म हो गया बात। अच्छा बुरा का सवाल किधर से आया ये मुझे समझा ही नहीं। सॉरी, मार्क्सिज्म, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। No, that cannot happen because it depends on the skill of the person. So those person who are more skilled will be paid more. Those people who are lesser skilled will be earning less. So if you want to work more, if you want to earn more, you will have to upgrade your skills. Sorry. Beta, I don't know why are we discussing things which are not a part of our syllabus. I think we should be studying those things which you are going to write in your exams. So we can discuss this outside the class, not while we are inside the class. ग्रोथ थियरी का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब देश के अंदर आउटपुट बढ़ना चाहिए, दैट इज द ग्रोथ थियरी। मोर द ग्रोथ बेटर इट इज फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि ग्रोथ होएगा तो प्रोडक्शन होएगा, प्रोडक्शन होएगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा। सो आई डोंट नो, मतलब व्हाट यू शुड बी डिस्कसिंग दिस। So that is a concept, no? That will be covered. That reference will come in the next part, which is by the name of macroeconomic concept. I have not done this as yet. वही है, पर पहले ये तो करो सर, फिर वो क्वेश्चन पर जाएंगे। क्या आपका ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के हो गया है। थोड़ा क्लियरली बोल, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तू क्या बोल रहा है। हाँ, लायनल रॉबिन्स। सबके इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग है, तो जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज मैंने तेरे को ऑलरेडी बता दिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू था एडम स्मिथ का,
दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था एल्फ्रेड मार्शल का, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू था लायनेल रॉबिन्स का, और चौथा पॉइंट ऑफ व्यू था पॉल सैमुएल्सन का, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला था। तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल डेफिनेशन कौन सा है? या तो लायनेल रॉबिन्स का है, या तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला है, बिकॉज स्केर्सिटी इज यूनिवर्सल। तो वी कंसिडर एज वन ऑफ द फाइनेस्ट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स टू बी एज लायनेल रॉबिन्स का डेफिनेशन। ओके, आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हो गया? चलो, तो हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पे जाते हैं, विच इज बाय द नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने बेटा इस चैप्टर में ऑलरेडी एक पार्ट पढ़ा है जिसका नाम है माइक्रो। तो इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच होते हैं, एक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा माइक्रो का मतलब होता है छोटा छोटा, स्मॉल पार्ट, whereas मैक्रो का मतलब होता है लार्ज पार्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट्स और वी स्टडी अबाउट द टोटल इकोनॉमी। वी टॉक अबाउट अ नेशन, वी टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट विच इज होल एंड नॉट अ part. So if I study a part of the entire thing, it is micro. But if I study the entire thing, then it is macro. So macroeconomics is the study of whole, macroeconomics is the study of nation, macroeconomics is the study of aggregates, or microeconomics is the study of total. माइक्रो का मतलब छोटा छोटा, तो मैक्रो का मतलब बड़ा बड़ा। ऐसा एक आदमी था जिसका नाम है रैगनर फ्रिस्क, जिसने इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस बनाए। एक ब्रांच का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे ब्रांच का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स। मिक्रोस और मैक्रोस ऐसे दो ग्रीक वर्ड्स थे। कौन से दो वर्ड्स थे? मिक्रोस एंड मैक्रोस। मिक्रोस और मैक्रोस में फर्क क्या? मिक्रोस मतलब 1/1,000th ऑफ अ पार्ट, स्मॉल पार्ट, जबकि मैक्रोस मतलब लार्ज पार्ट। जब भी मैं मेरे इनकम के बारे में बात करूंगा, मेरा इनकम पूरे देश का इनकम है कि इंडिविजुअल इनकम? इंडिविजुअल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरा जॉब चला गया, माइक्रो, पर देश के अंदर जितने लोगों का जॉब चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट, वो मैक्रो। मेरा सेविंग्स माइक्रो, बट पूरे नेशन का सेविंग्स मैक्रो। मेरा सेविंग्स माइक्रो, पूरे नेशन का सेविंग्स मैक्रो। अच्छा, अगर मैं बात करूं अबाउट मेरा बिजनेस, तो माइक्रो। पूरे कंट्री के अंदर जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं वो मैक्रो। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? पक्का समझ में आया है? ये मैक्रो जो वर्ड है वो कौन से लैंग्वेज से आया है? ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मैक्रोस। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं? सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कौन सा? इनकम, नेशनल इनकम। कैन आई से नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यूएशन ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गैस, गैस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। सो कैन आई से हर एक गुड का क्या होता है? उसको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेशनल इनकम। फिर नेशनल इनकम से ही जो इनकम का एक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग्स। और सेविंग से ही क्या बनता है? इन्वेस्टमेंट।
सेविंग्स हम बैंक में करते हैं, बैंक से लोग लोन लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेटा इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों कौन से कॉन्सेप्ट्स है? मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है। सो देखो, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पहला कॉन्सेप्ट का नाम नेशनल इनकम, दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम सेविंग्स, तीसरे कॉन्सेप्ट का नाम इन्वेस्टमेंट। अब बेटा इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है ट्रेड साइकिल। ये कौन सा साइकिल? ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब होता है बिजनेस का साइकिल, या इसका मतलब होता है इकोनॉमिक साइकिल। ये क्या करता है? ये मेजर करता है the changes or measures the economic fluctuations। ये कौन सा फ्लक्चुएशंस? क्या इकोनॉमी हमेशा सेम रेट पर चलता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं? बस इसी अप्स एंड डाउन्स को बोलते हैं ट्रेड साइकिल। कभी तेजी होता है तो कभी मंदी होता है। तेजी और मंदी को इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। सो हर एक देश को क्या चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। पर क्या हर एक देश को इकोनॉमिक ग्रोथ मिलता है एट द सेम स्पीड? नहीं। हर इकोनॉमी में होते हैं कुछ अप्स एंड डाउन्स। ये जो अप्स है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं पीक, जो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ट्रफ अगर नहीं समझता है तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? तो चल मेरे को चारों स्टेजेस का नाम बता। पहले स्टेज का नाम एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब तेजी के मंदी, तेजी। फिर दूसरे पॉइंट का नाम पीक। बेटा पीक का मतलब हाईएस्ट पॉइंट। माउंटेन का क्या होता है? पीक होता है, चोटी होता है। तो ये इकोनॉमी का पीक पॉइंट है। पर फिर आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन। छन से जो टूटे कोई सपना, गिर गया, इकोनॉमी में डाउनफॉल आ गया, तो उसको हमने नाम क्या दिया? कॉन्ट्रैक्शन। और बेटा चौथे स्टेज का हमने नाम क्या दिया? ट्रफ। या तो एक और नाम देना है तो दे सकते हैं एज डिप्रेशन। बोल इकोनॉमी के अंदर डिजायरेबल क्या है? एक्सपेंशन और पीक डिजायरेबल है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ डिजायरेबल है? व्हाट इज डिजायरेबल? फर्स्ट टू। एक्सपेंशन एंड पीक अच्छा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन ज्यादा अच्छा नहीं है। कहना इसे एक्सपेंशन और पीक में बिजनेस, लोग, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट सब ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सकारात्मक है, जबकि ये कॉन्ट्रैक्शन और ट्रफ के अंदर सब कुछ नकारात्मक है, पेसिमिस्ट है, नेगेटिव है। सो बिजनेस साइकिल के अंदर कितने स्टेजेस आए? 4। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। आर वी क्लियर विद दैट? सो बेटा अभी कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए? 4। पहले वाले का नाम क्या था? नेशनल इनकम। दूसरे वाले का नाम क्या था? सेविंग। सेविंग्स के बाद आया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से आया ट्रेड साइकिल। और बेटा पांचवा कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पर मैं वापस पढ़ाएगा क्योंकि आप आज पहली बार आए हैं, विच इज़ बाय द नेम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और बेटा ग्रोथ के साथ देख नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? तो बेटा इकोनॉमिक्स की भाषा में ग्रोथ का मतलब होता है राइज इन आउटपुट। देश के अंदर क्या बढ़ना चाहिए? गुड्स। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, और सब लोगों का इनकम को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। सो देयर विल बी राइज इन नेशनल इनकम। सो बेटा ग्रोथ का मतलब क्या? कि आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो
जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम बढ़ेगा। अब अगर नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो देर विल बी राइज इन पर कैपिटा कंजम्पशन। कंजम्पशन भी तो बढ़े, अभी इनकम बढ़ेगा तो क्या पैसा छाती पर लेकर जाएगा? नहीं, पैसे को क्या करेगा? उड़ाएगा, खर्चा करेगा, तो कंजम्पशन करेगा। सो कैन आई से इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइज इन आउटपुट, whereas economic development is equal to economic growth plus economic welfare। क्या बोला? इट इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस वेलफेयर को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सर इसको कैसे एक्सप्लेन करने का? इकोनॉमिक ग्रोथ, राइज इन आउटपुट प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर इज इक्वल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देश के अंदर वेलफेयर कब होगा? जब लिटरेसी रेट बढ़ेगा। कौन सा रेट बढ़ेगा? अच्छा, देश के अंदर फायदा कब होएगा? जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक इंसान कितने सालों तक जीता है। फिर क्या कम होना चाहिए? कहना से डेथ रेट कम होना चाहिए, पॉवर्टी कम होना चाहिए, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ना चाहिए, देश के अंदर और क्या कम होना चाहिए? कहना इसे देश के अंदर क्राइम्स कम होने चाहिए, देश के अंदर क्या बढ़ना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बेटा ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कहना इसे दे आर वेलफेयर मेजर्स। वेलफेयर मतलब जन कल्याण। जनता का कल्याण कब होएगा? जब देश के अंदर लिटरेसी रेट बढ़ेगा, जब देश के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, जब कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, ये बराबर। और क्या आएगा? तो डेथ रेट लिखा है, डेथ रेट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, ये नहीं है। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, पीओवी का मतलब पॉवर्टी और क्राइम्स तो मैंने लिखा है। सो कहने से ये एल आर था, ये एल ई था, ये एम्प्लॉयमेंट रेट था, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, ये डेथ रेट था, बाकी का सब तो मैंने लिखा ही है। आर वी क्लियर विद दैट? सो देखो आपका पांचवें कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। और आपके सिक्स्थ कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर वी ऑल क्लियर? श्योर? Complete this answer and that should be it for the day. I will ask both the answers not only to people in the classroom but also who are there in the Zoom class. मैं आपसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। आपके पास 15 मिनट का टाइम है टू कंप्लीट बोथ द आंसर्स। जो अपन ने इसके पहले वाले आंसर किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा आंसर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर पढ़ के हो गया है तो आप ये वाला नोट्स कॉपी कर सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला जो नोट्स है वो लिख लो, अगर पढ़ के हुआ है तो।
आपको अगर ऐसे नहीं लिखना है, एक के नीचे एक लिखना है तो भी लिख सकते हो। पहले प्रोडक्शन, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन, उसके नीचे एक्सचेंज, उसके नीचे कंजम्पशन। सो अगर ऐसा नहीं लिखना है, एक के नीचे एक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Zoom class, if you are done reading, then you all can copy these notes. If not, you all can take a screenshot. Ensure कि ये अपने notes का part बन जाए। हो गया ये लिखकर? तो एक आखिरी चीज लिखो, एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे। इसके नीचे हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला लिखा था। बेटा ये एक लाइन ऐड कर देना, लेबर इज द वर्क, लेबरर इज द वर्कर। बेटा when you multiply prices of all the commodities with the quantities that are produced in the economy, it will give you national income. What is the definition of national income? It is the money valuation of all the goods and services produced. सो जो एवरेज प्राइस है वो लेने का, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए वो लेने का, जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा नेशनल इनकम। स्क्रॉल अप के डाउन, उसको स्क्रॉल डाउन बोलते हैं। डाउन करेगा तो ऊपर का दिखेगा। यस, trade cycles are the changes in the economic activity. It measures the economic fluctuations. They are the ups and downs in a business activity. सिंपल भाषा में बोलूँ तो तेजी और मंदी। एक्सपांशन के अंदर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस घटेगा। एक्सपांशन ऑप्टिमिज्म है, कॉन्ट्रैक्शन पेसिमिज्म है। पीक एंड ट्रफ आर कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट्स। बराबर है सानिध्य? बिकॉज यहां से टर्न होकर फेज चेंज हो गया। हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट से क्या हुआ, टर्न मार दिया नीचे के तरफ। अब तक क्या था, ऊपर के तरफ था, फिर टर्न होके नीचे हो गया। फिर लोवेस्ट पॉइंट के था तो क्या हुआ, टर्न होके ऊपर हो गया। तो उसको टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। सर जरा झूम इन करो ना कि ब्लर ब्लर दिख रहा है। पहले अभी ये लिख ले, क्योंकि लोगों का ऊपर का लिख कर हो गया है, तो तेरा अगर उसके ऊपर वाला पार्ट पेंडिंग है। TROUGH, ट्रफ। PCI का फुल फॉर्म पर कैपिटा इनकम। गरिमा नीचे देखो बेटा, पर कैपिटा कंजम्पशन।
gross national product. So there are different concepts in measurement of national income. उसमें से एक कॉन्सेप्ट का नाम है जीडीपी, एक कॉन्सेप्ट का नाम है जीएनपी. सो एज ऑफ नाउ वी कैन ओनली डू जीडीपी. सब कुछ क्लियर है. सो जब भी नेक्स्ट लेक्चर में आओगे रिवाइज करके आना, बिना रिवीजन के मत आना, वरना जो पढ़ा है वो याद ही नहीं रहेगा. सो तुम्हारा तो एग्जाम्स कब होएगा कॉलेज में उसका किसी को मालूम नहीं, कॉलेज कब शुरू होएगा ये भी नहीं पता है. सो please ensure that whenever you come in the next class you come revised. So that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye.